फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर एट द स्टेक और द चिमनी। मीन्स चिमनी से जब आपका फ्लू गैस बाहर निकलता है उस समय उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि उस टेम्परेचर पे आपका पूरा बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड करता है। तो कितना मिनिमम टेम्परेचर आपको रखना है और वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज एसिड ड्यू पॉइंट। एसिड ड्यू पॉइंट क्या होता है और एसिड ड्यू पॉइंट जो होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आपका फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए और ये जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, एसिड ड्यू पॉइंट क्या होता है और एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये जो टॉपिक है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी वो कितना होता है। आप बोलिएगा कि 140 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेट 140-145 डिग्री होता है। उतना टेम्परेचर हम लोग मेंटेन क्यों करते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना आपका बॉयलर का एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, उतना आपको फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज होगा और ग्रीन हाउस इमिशन आपका ज़्यादा होता है। तो आपको इस टेम्परेचर को कम रखना है। तो क्या चीज़ देख के आपको इसको कम करना है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं फ्लू गैस क्या होता है। जब आपका बॉयलर में कोल का बर्निंग होता है तो वहाँ से आपका फ्लू गैस बनता है और ये जो फ्लू गैस जो होता है विद द हेल्प ऑफ एफडी फैन एंड द आरडी फैन जो आपका बैलेंस ड्राफ्ट होता है, तो उसके हेल्प से ये जो फ्लू गैस है आपका फर्स्ट पास से होता हुआ आपका गूजनेक्स से होता हुआ सेकेंड पास में आता है, जहाँ सेकेंड पास में अपना हीट ट्रांसफ़र करता है LTSH कॉइल को, फिर उसके बाद इकोनोमाइजर कॉइल में अपना हीट ट्रांसफ़र करता है एंड देन आपका APH जो डक्ट के थ्रू APS में जाता है, जहाँ पे फ्लू गैस अपना हीट ट्रांसफर सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर को करता है। वहाँ से आपका ESP में जाता है, ESP से आपका आईडी फैन सक करता है और आईडी फैन का डिस्चार्ज जो होता है वो स्टेक में जाता है। स्टेक में आपका दो आपका मेटल पाइप होता है, यहाँ से आपका फ्लू गैस बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द फ्लो पाथ ऑफ द फ्लू गैस। तो जनरली देखिए फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स। Boiler flue gas exit temperature referred to the temperature of the combustion gases as they leave the boiler. Means flue gas exit temperature means at the outlet of the chimney कितना आपका टेम्परेचर है। Flue gas exit temperature refers to the temperature of the combustion gases as they leave the boiler. और इसी टेम्परेचर को आपको ऑप्टिमाइज करना है। क्यों ऑप्टिमाइज करते हैं फ्रेंड्स? कि ऑप्टिमाइजिंग दिस टेम्परेचर इज इसेंशियल फॉर अचीविंग मैक्सिमम बॉयलर एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। देखिए इस टेम्परेचर को जितना आप इसको मिनिमम रखिएगा उतना आपका बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, उतना आपका फ्यूल कॉस्ट जो फ्यूल कंजम्पशन जो हो रहा है वो आपका रिड्यूस करेगा और ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो आप एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं वो आपका कम होगा। क्योंकि यहाँ से जो फ्लू गैस जो आपका रिलीज हो रहा है स्टेक से, उसका जो भी हीट है उसमें जो भी उसका इंथाल्पी है हीट का वो तो आपका वेस्ट हो रहा है। वहाँ से आपका सिर्फ क्या कर रहा है वो टेम्परेचर सारा का सारा जो हीट है फ्लू गैस का वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो ये क्या है कि वेस्ट ऑफ हीट है जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और अगर आप इस एग्जॉस्ट टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस अगर आप रिड्यूस करते हैं तो एफिशिएंसी जो होता है वो 0.5% तक इंक्रीज हो जाता है। और अगर बॉयलर का एफिशिएंसी अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो समझ सकते हैं उसका अल्टीमेट आपका जो फ्यूल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो यूनिट जनरेशन कॉस्ट जो है वो आपका कितना रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है कि इतना मिनिमम टेम्परेचर से आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो लिमिटेशन है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, एक इंटरव्यू में पूछा गया था एक स्टूडेंट से कि आपका फ्लू गैस टेम्परेचर एट द स्टेक आउटलेट ऑफ द स्टेक कितना रहता है। तो उस स्टूडेंट ने बोला कि 130 डिग्री सी हम लोग रखते हैं। तो क्यों रखते हैं 130 डिग्री सी? तो उसका आंसर था
कि इट डिपेंड्स ऑन द एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो फिर इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चन था कि आपका जो एसिड ड्यू पॉइंट ऑफ द SO2, तो SO2 का जो एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो जनरली 49 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर 130 डिग्री क्यों मेंटेन करते हैं? जब SO2 का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 49 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो व्हाई डू यू मेंटेन द फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एग्जॉस्ट ऑफ द चिमनी एट 130 डिग्री सेल्सियस? क्यों मेंटेन करते हैं? तो उस स्टूडेंट ने आंसर नहीं दे पाया इसका। तो आइए इसका आंसर हम लोग डिटेल से देखते हैं कि एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स करता है, और एसिड ड्यू पॉइंट से आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर किस प्रकार से डिपेंड करता है। और आपका एसिड ड्यू पॉइंट अगर टेम्परेचर आ जाता है, अगर फ्लू गैस का एग्जॉस्ट टेम्परेचर अगर हम लोग एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रखते हैं, तो इसका क्या कंसिक्वेंसेस होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एसिड ड्यू पॉइंट कोरोजन्स क्या होता है, तो देखते हैं फ्रेंड्स एसिड ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो इसको डिटेल से हम लोग देखते हैं कि एसिड ड्यू पॉइंट क्या होता है। द एसिड ड्यू पॉइंट ऑफ ए फ्लू गैस इज द टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर एट विच any gaseous acid in the flue gas will start to condense into liquid acid. Means acid dew point of a flue gas is the temperature at a given pressure. देखिए अगर आपका प्रेशर चेंज होगा तो आपका एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो एट ए गिवन प्रेशर एट विच the gaseous acid in the flue gas will start to condense into the liquid acid. The ADP means acid dew point of a flue gas at a given pressure is often referred to as a point at which the flue gas is saturated with gaseous acid. Means आपका फ्लू गैस उस टेम्परेचर पे आपका फ्लू गैस क्या है, वह सेचुरेटेड हो गया है आपका गैसियस एसिड के साथ। इट मीन्स क्या होता है, द फ्लू गैस कैन नॉट होल्ड एनी मोर गैसियस एसिड। अगर उस टेम्परेचर पे अगर कोई भी गैसियस एसिड अगर मिक्स होता है फ्लू गैस के साथ, तो वो गैसियस एसिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एसिड। और वो जो लिक्विड एसिड बनता है, देखिए गैसियस एसिड से कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन जब आपका गैसियस एसिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड एसिड में, तो वहीं से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपका गैसियस एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट डेंजरस एसिड माना जाता है, और जिस पाथ से वो गुजरेगा उस सारा पाथ को वो कोरोड कर देगा, कोरोजन कर देगा, उसका परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करवा देगा। तो मेन जो हम लोग का जो कंसर्न है वो आपका लिक्विड एसिड पे है। गैसियस एसिड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैसियस एसिड जब आपका कन्वर्ट होकर लिक्विड एसिड बन जाता है तो वही आपका मेन कंसर्न पॉइंट माना जाता है। आपको एक रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम आपको याद होगा। देखिए टीएस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं कि आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए कि आपका क्या, ये आपका वेपर डोम है, यहाँ से आपका टेम्परेचर और ये आपका इंट्रोपी टीएस डायग्राम। मान लीजिए कि आपका किसी पॉइंट पे, ये मान लेते हैं 1 पॉइंट है, ये मान लेते हैं आपका 2 पॉइंट। एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप वाटर वेपर, ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं सुपर हीटेड जोन। दिस जोन इज कॉल्ड सुपर हीटेड जोन। ये आपका सेचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ द वेपर, ये आपका क्या है टेम्परेचर, ये है सेचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, और ये जो रीजन होता है ये आपका सब कूल्ड रीजन होता है। अगर आपको फ्रेंड्स याद होगा, ये आपका सब कूल्ड जोन होता है, ये आपका इवापोरेशन जोन होता है जहां आपका स्टीम और वाटर का मिक्सचर होता है, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वेपर जोन होता है। ये आपका वाटर, ये वाटर प्लस स्टीम, और ये स्टीम
सेक्शन होता है। तो अगर फ्रेंड्स आप सुपर हीटेड वेपर को आप धीरे धीरे आप इसको टेम्परेचर को आप रिड्यूस करते हैं, तो इस पॉइंट से आने से पहले तक आपका ये सुपर हीटेड जोन में ही रहता है। लेकिन जैसे ही आपका इस पॉइंट पे पहुंचता है तो आपका सैचुरेटेड टेम्परेचर आ जाता है, और इस टेम्परेचर से जैसे ही आप रिड्यूस कीजिएगा, देखिए इस टेम्परेचर तक आपका क्या रहता है, कंप्लीट वेपर रहता है, सैचुरेटेड वेपर उसको कहते हैं। लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर को और आप रिड्यूस कीजिएगा, देन सम पोर्शन ऑफ द वेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, और यहां से आपका क्या होता है, वेपर कंडेंसिंग स्टार्ट कर देता है। 1 से लेकर 2 तक में आपका वेपर कंडेंस नहीं करता है, सिर्फ वेपर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है एट द कांस्टेंट प्रेशर। हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे आपको देखना है, क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज करेगा, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कीजिएगा तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपका रिड्यूस करेगा। तो जैसे आपका इस पॉइंट तक आपका जो है वेपर था, जैसे इससे और आप कम कीजिएगा टेम्परेचर को, तो आपका वेपर जो होता है, सम पार्ट ऑफ द वेपर, वो आपका लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, और इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट प्रेशर। जैसे ही आप प्रेशर को आप रिड्यूस कर रहे हैं, देखिए आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है। आपका ये प्रेशर हाई प्रेशर पे था तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये था, जैसे आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, अब आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ आ गया। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो देखिए आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको समझा रहा हूँ कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। इसलिए ड्यू पॉइंट एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का आपने जब डिफिनेशन पढ़ा था, उसमें एट ए गिवन प्रेशर दिया गया था कि आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो ये होता है फ्रेंड्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या होता है कि अभी इसमें क्या था, पूरा वेपर था, धीरे धीरे अगर टेम्परेचर को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो वेपर का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और इस पॉइंट पे आने के का मतलब क्या होता है कि उस टेम्परेचर पे आपका वेपर सैचुरेटेड हो चुका है, और अगर कुछ और वेपर अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में नहीं रहेगा। जितना आप ऐड कीजिएगा उतना ही अमाउंट आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि आपका फ्लू गैस इज सैचुरेटेड विद द गैसियस एसिड, मीन्स द फ्लू गैस इज नॉट एबल टू होल्ड मोर गैसियस एसिड। अगर उसमें कुछ भी गैसियस एसिड और अगर ऐड होगा तो वो गैसियस एसिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, और वो इस लिक्विड फॉर्म में एसिड आ जाएगा, और वही आपका डेंजरस काम करता है। फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम हम लोग कोल का बर्निंग करते हैं बॉयलर में, कंबसन चैम्बर में हम लोग कोल का बर्निंग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्यूल कंटेन सल्फर। सल्फर मैक्सिमम फ्यूल में आपका क्या रहता है, कोल में आपका सल्फर रहता है, और सल्फर जो होता है वो रेडियली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सॉक्स इन द कंबसन चैम्बर। आपका सॉक्स का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलके आपका क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड आपका बनता है, ये ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन सम पार्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड जनरली 2 से 4% आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड, जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड बनता है उसमें 2 to 4% आपका सल्फर डाइऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि सम पार्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो H2O के साथ मिलता है, SO2 प्लस H2O क्या बना देगा, H2SO3। ये आपका सल्फ्यूरस एसिड होता है, लेकिन आपका SO3 प्लस H2O ये बनाता है H2SO4।
ठीक है। तो H2SO3 का जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो आपका बहुत ही कम होता है, बट H2SO4 का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी कारण से इसके ड्यू पॉइंट को देखते हुए हम लोग एग्जॉस्ट टेम्परेचर, जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर हम लोग हाई मेंटेन करते हैं। अगर आपका SO3 का फॉर्मेशन ना हो तो आप एग्जॉस्ट टेम्परेचर को बिलो 100 डिग्री भी आप मेंटेन कर सकते हैं, 70-80 तक आप मेंटेन कर सकते हैं, और आपका बॉयलर का एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होके आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है वो आपका H2O मॉइस्चर तो रहेगा ही सॉरी फ्रेंड, आपका फ्यूल में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो आपका बर्निंग होके क्या होता है, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। तो फ्लू गैस में आपका तो मॉइस्चर तो प्रेजेंट ही है, आपका वेपर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म, और वो जो होता है SO3 H2O के साथ मिलके जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी कारण से हम लोग जो फ्लू गैस टेम्परेचर जो होता है एग्जॉस्ट टेम्परेचर वो हम लोग ज़्यादा मेंटेन करते हैं। फ्रेंड, सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स सल्फर पार्टली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म SO3 which after having reacted with water vapor present in the flue gas forms vapor of H2SO4। मीन्स फ्रेंड्स, आपका जैसे SO3 है, ये आपका वाटर वेपर के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेता है, गैसियस फॉर्म में ये रहता है। फ्रेंड, SO3 रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द फ्लू गैस फॉर्म्स वेपर्स ऑफ H2SO4, और जब इसी H2SO4 जो आपका गैसियस स्टेट में रहता है और उसको हम लोग कूल्ड करते हैं, तो देन द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड H2O कंडेंसेट करता है। जब फ्लू गैस का टेम्परेचर बिलो देन एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे लेके जाते हैं, जब उसका टेम्परेचर को हम लोग कूल करते हैं, तो यही जो मिक्सचर होता है H2SO4 का एंड H2O का, ये कंडेंस करता है। H2SO4 कंडेंस करता है आपका एसिड ड्यू पॉइंट पे, एंड H2O कंडेंस करता है वाटर ड्यू पॉइंट पे। और ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, जो आपका इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है एंड कंपोजिशन ऑफ H2SO4 एंड H2O मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड वेपर इन द फ्लू गैस। जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2SO4 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर। केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, फ्लू गैसेस फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल के कंबशन से आपका क्या बनता है, फ्लू गैसेस बनता है, आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, जो आपका प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ क्या होता है, गैसियस CO2 एंड वाटर वेपर एज वेल एज गैसियस नाइट्रोजन N2 एंड एक्सेस ऑक्सीजन O2 रिमेनिंग फ्रॉम द इनटेक कंबशन एयर। जो आपका फ्रेंड्स आफ्टर द बर्निंग ऑफ द कोल आपका फ्लू गैस बनता है, और इस फ्लू गैस में जो आपका प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ क्या रहता है, गैसियस CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर वेपर H, हाइड्रोजन, क्योंकि आपका फ्यूल में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस O2 मिलके आपका H2O बनाता है, वाटर वेपर, एज वेल एज गैसियस नाइट्रोजन N2। क्योंकि आप जो इनटेक एयर लेते हैं तो इनटेक एयर में आपका 78% वॉल्यूम आपका जो क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। जो आप एयर कंबशन के लिए यूज करते हैं उसमें आपका नाइट्रोजन रहता है, इसलिए आपका गैसियस नाइट्रोजन भी रहता है, एंड आप एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं, एक्सेस एयर देते हैं फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल, उसके लिए आपका कुछ एक्सेस ऑक्सीजन भी आपका बच जाता है रिमेनिंग फ्रॉम द इनटेक कंबशन एयर। मोर देन 2/3 ऑफ द फ्लू गैस इज नाइट्रोजन। 2/3 से भी ज़्यादा आपका जो फ्लू गैस में नाइट्रोजन रहता है। आपका जो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है इसी कारण से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉक्स का फॉर्मेशन करता है। तो द कंबशन फ्लू गैसेज में आल्सो कंटेन्स a small amount of particulate matter, जो आपका PM रहता है वो रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, एंड द सल्फर ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैसियस SO2 एंड गैसियस सल्फर
ट्राइऑक्साइड। तो फ्लू गैसेस में इसके अलावा आपका सब स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर रहता है, नाइट्रोजन नॉक्स रहता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर इन द फ्लू इन द कूल आपका गैसियस फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड एंड गैसियस फॉर्म में आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द पार्टली ऑक्साइड ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो गैसियस जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है देन कंबाइन विथ वेपर फेज ऑफ वाटर। वाटर आपका क्या वेपर फॉर्म में रहता है और ये SO3 भी आपका वेपर फॉर्म में रहता है। ये दोनों आपस में मिलकर आपका गैसियस स्टेट में ही H2SO4 बनाता है और ये गैसियस स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये H2SO4 लिक्विड फेज में आता है प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जरा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आपका जब SO2 जो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके जो आपका SO2 बनाता है और SO2 जब वाटर के साथ मिलके H2SO3 बनाता है सल्फ्यूरस एसिड। तो मैंने कहा था कि आपका SO2 बनता है उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन SO3 बनता है वो आपका मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो आखिर जो सल्फ्यूरस एसिड भी तो पावरफुल कोरोसिव नेचर का होता है, फिर H2SO3 का जो एसिड ड्यू पॉइंट में हम लोग इसका क्यों नहीं देखते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि SO2 आपका उतना डेंजरस नहीं है SO3 के कंपेयर में। वो कैसे, इसको देखिए जरा समझने का कोशिश कीजिएगा कि SO2 कंटेंट इन कंबसन एग्जॉस्ट गैस डजंट कंडेंस एक्सेप्ट थ्रू डिजोल्यूशन इन द वाटर। जब तक वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं कर जाता है। मीन्स SO2 कंटेंट इन कंबसन एग्जॉस्ट गैस doesn't condense except through dissolution in the water and water में dissolution आपका कब करेगा? This can only occur at temperature lower than water dew point and water dew point temperature जो होता है is the result of partial pressure of steam on combustion gases and is not therefore likely to occur at temperature higher than 60 degree C। आपका अगर एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सी से अगर ज़्यादा रहता है तो वाटर आपका कंडेंस ही नहीं करेगा, और जब तक वाटर कंडेंस नहीं करेगा तो SO2 वाटर के साथ मिलेगा नहीं और आपका सल्फ्यूरस एसिड बनता ही नहीं। तो SO2 कंटेंट इन कंबसन एग्जॉस्ट गैसेस डजंट कंडेंस एक्सेप्ट थ्रू डिसोल्यूशन इन द वाटर। और देखिए वाटर का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट गैसेस। आपका कंबशन गैसेस में क्या है H2O है, क्योंकि आपका फ्यूल में क्या रहता है मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर रहता है फ्रेंड्स। और अगर आपका हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर, कार्बन oxidized with the oxygen to form carbon monoxide or the carbon dioxide। तो आपका कंबसन गैसेस में जो स्टीम का जो प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द कंबसन गैसेस वो ज़्यादा होता है, और उस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि आपका वाटर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वाटर आपका कंडेंस ही नहीं करेगा, और वो कंडेंस तब करेगा जब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर अगर आप 60 डिग्री सी से कम ले जाइएगा तब वाटर वो कंडेंस करेगा, और वाटर कंडेंस करेगा तब SO2 उसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। इसलिए SO2 उतना डेंजरस नहीं होता है आपके कंपेयर टू SO3। फ्रेंड जो आपका सल्फर फ्यूल में रहता है तो जो आपका प्रिंसिपल जो ऑक्साइड बनता है वो आपका SO2 ही बनता है, लेकिन सम पोर्शन ऑफ द SO2 इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए आपका SO2 से SO3 का जो कन्वर्जन रेट होता है बहुत ही कम होता है, आपका 1-2 से 4% तक ही मैक्सिमम बनेगा कन्वर्जन रेट। बट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन जो आपका SO2 SO3 में बनता है वो डिपेंड करता है आपका
3 से 4 फैक्टर्स पे। पहला फर्स्ट होता है फ्रेंड्स आपका फ्लू गैस टेम्परेचर। आपका फ्लू गैस टेम्परेचर क्या है? जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना आपका SO3 कम बनेगा और SO2 का फॉर्मेशन होगा। आपका क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, ये दोनों तरफ शिफ्ट करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो आपका जो कन्वर्जन रेट जो होता है वो आपका SO3 से SO2 बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फ्लू गैस टेम्परेचर आपका क्या मेंटेन करते हैं? सेकंड है द लेवल ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इन द कंबशन चैम्बर। अगर आपका एक्सेस ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगा तभी आपका SO2 ऑक्सीडाइज होगा ना। अगर मान लें कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है कंबशन चैम्बर में तो SO2 क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीडाइज होकर SO3 बना देगा। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम रहेगा तो कन्वर्जन रेट ही बहुत ही कम होगा, आपका हो सकता है SO3 बने ही नहीं। थर्ड है आपका रेजिडेंस टाइम। जितना ज़्यादा आपका टाइम मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलने का उतना आपका SO3 का फॉर्मेशन होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना आपका SO3 का बनने का चांस रहेगा। SO3 का अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा, मान लीजिए आपका फ्यूल में सल्फर का कंटेंट ही बहुत ही कम रहे तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने का चांस बहुत कम रहेगा। एंड फिफ्थ इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक वेनेडियम। अगर आपका कोल में वेनेडियम प्रेजेंट है तो वेनेडियम ऑक्साइड बन के आपका SO2 से SO3 का कन्वर्जन रेट को बढ़ा देगा। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक वेनेडियम ऑक्साइड अगर रहेगा तो आपका SO3 का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो ये आपका इसी फैक्टर पे आपका SO2 का कन्वर्जन SO3 पे डिपेंड करता है। आपका ये टेम्परेचर है, ये कन्वर्जन रेट ऑफ SO2 से SO3 है। जितना आप टेम्परेचर को कम रखिएगा उतना आपका SO2 SO3 में बनने आपका 100% कन्वर्जन होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को जो आपका फ्लू गैस टेम्परेचर को आप इंक्रीज कीजिएगा तो कन्वर्जन रेट आप क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे आपका रिड्यूस हो रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही कम होगा। तो SO2 से SO3 आपका जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब ये रिलीज हीट को रिलीज करता है। अगर आपका फ्लू गैस टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट मीन्स कि आपका SO3 बनेगा वो शिफ्ट होके SO2 में चला जाएगा। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है और डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे SO2 ज़्यादा बनेगा, SO2 से SO3 ज़्यादा बनेगा, लेकिन जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा SO3 ब्रेक डाउन होकर आपका SO2 बन जाता है।